स्ट्रोक होता है कि दिमाग की नस ब्लॉक हो गई किसी क्लॉट की वजह से। अफीम का खून पतला करने का कोई भी इफेक्ट नहीं है। आज हम 24 घंटे तक स्ट्रोक को ट्रीट कर सकते हैं। हमारा शरीर का कोई भी फंक्शन अगर काम करते करते सडनली अचानक बंद हो जाए वो स्ट्रोक का लक्षण है। स्मोकिंग ज़ीरो, अल्कोहल ज़ीरो, एनी अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज़ हार्मफुल। एक वक्त था जब पैरालिसिस या ब्रेन स्ट्रोक के मामले बेहद कम सुनने को मिलते थे, लेकिन अब जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल बिगड़ रहा है तो इसकी वजह से ये जो बीमारी है वो बड़ी कॉमन होती जा रही है। ब्रेन स्ट्रोक को लेकर लोगों में काफ़ी सारे जो भ्रम हैं उन भ्रमों को दूर करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर विवेक गुप्ता हैं, फोर्टिस हॉस्पिटल से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेन स्ट्रोक को लेकर लोगों में काफ़ी सारे भ्रम हैं, उन भ्रम को कैसे दूर किया जा सकता है? और क्योंकि ये बड़ी कॉमन अब ये बीमारी हो गई है और इसको लेकर लोगों में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वो सोचते हैं कि इसका घरेलू इलाज है और घरेलू इलाज से वो ठीक करने की कोशिश इसको करते हैं। देखिए, जब भी कोई बीमारी की हम बात करते हैं तो कोशिश हमेशा मरीज़ कोशिश ये करता है कि हम घर में कुछ नुस्खा करके कोई दवाई कोई जड़ी बूटी दे के ठीक हो जाए। पर अनफॉर्चुनेटली स्ट्रोक का कोई भी घरेलू इलाज नहीं है। तो बहुत बड़ी धारणा है हमारे रीजन में कि अफ़ीम बड़ी फ्रीली अवेलेबल है कि अफ़ीम थोड़ी सी दे दें तो उससे पानी में घोल के या कैसे भी तो उससे खून पतला हो जाएगा, स्ट्रोक ठीक हो जाएगा। पर ऐसा है नहीं, क्योंकि उसके लिए हमें जानना ज़रूरी है कि स्ट्रोक होता क्यों है। स्ट्रोक होता है कि दिमाग की नस ब्लॉक हो गई किसी क्लॉट की वजह से। तो अफ़ीम का खून पतला करने का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं है। अफ़ीम सिर्फ एक काम करता है कि वो पेन नारकोटिक है, तो उससे पेन कम होता है। तो क्योंकि पेन कम होता है तो लोगों को लगता है कि शायद इसको हम दे देंगे तो पेशेंट को थोड़ा अच्छा लगने लगता है क्योंकि पेन नहीं है, लेकिन उससे पैरालिसिस रिकवर नहीं होता। और इसी चक्कर में लोग डिले कर देते हैं और जब तक हमारे पास पहुंचते हैं तो जो एक्चुअल ट्रीटमेंट है, जो साइंटिफिकली प्रूवन ट्रीटमेंट है, हम वो भी नहीं दे सकते। क्योंकि स्ट्रोक का जो इलाज है किसी ज़माने तक सिर्फ 4 घंटे तक दे सकते थे, आज हम 24 घंटे तक स्ट्रोक को ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन पेशेंट इन सब चक्करों में पड़कर कभी अफीम दे दिया, कभी बोला थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, कभी मालिश करवा ली, कभी टीका लगवा लिया जैसे आपने बोला, उसमें इतना समय वेस्ट कर देते हैं कि जो एक्चुअल ट्रीटमेंट है जिससे हमें पता है कि पेशेंट ठीक हो सकता है वो भी उससे भी वो चूक जाते हैं। डॉक्टर साहब, क्या इसके सिम्टम्स क्या है जो अर्ली जो स्टेजेस पे पता लगता है, उसके क्या सिम्टम्स? सो स्ट्रोक को फॉर्चुनेटली पहचानना बहुत ही आसान है। हमारा शरीर का कोई भी फंक्शन अगर काम करते करते सडनली अचानक बंद हो जाए वो स्ट्रोक का लक्षण है। फॉर एग्जांपल, अभी हम बात कर रहे हैं, अगर बात करते करते मेरी ज़बान बंद हो जाए सडनली या मेरे शब्द लड़खड़ाने लगे अभी नॉर्मल बात करते करते, वो स्ट्रोक का लक्षण है। आपने माइक पकड़ा हुआ है, आपका ये हाथ माइक ना पकड़ पाया, आपके हाथ से गिर जाए, आप नहीं उठा पा रहे हैं, ये स्ट्रोक का लक्षण है। हम खड़े होकर ये सारा इंटरव्यू कर रहे हैं, अगर मुझे लगे कि नहीं मेरे टांगे बाहर ही नहीं ले पा रही, मैं गिर जाऊंगा या मैं एक्चुअली में गिर जाता हूँ, 5 सेकंड पहले मैं बिल्कुल नॉर्मल था, ये स्ट्रोक के लक्षण है। तो ये जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, ज़बान का लड़खड़ाना, पैरालिसिस होना या मुंह टेढ़ा होना, ये सब स्ट्रोक के 90% पेशेंट में ये 3 लक्षण है। तो अगर हम ये पहचान लेते हैं तो स्ट्रोक को हम पहचान सकते हैं। इसके कारण क्या है, बेसिकली क्यों होता है? कारण बहुत से हैं, पर जो सबसे कॉमन कारण है वो है हार्ट डिजीज़। अगर किसी को हार्ट डिजीज़ है तो स्ट्रोक होने का रिस्क अपने आप बढ़ जाता है, क्योंकि हार्ट में क्लॉट बन के दिमाग तक जाता है। दूसरा कारण है शुगर या कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल नहीं होना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको शुगर की बीमारी है, वो सोचते हैं कल से मीठा बंद कर देंगे, पर 3-4 दिन करते हैं या 1-2 महीने करते हैं, फिर नहीं हो पाता। अल्टीमेटली शुगर बढ़ती जाती है, वो स्ट्रोक का एक रिस्क फैक्टर है। कोलेस्ट्रॉल है, बहुत लोगों को कोलेस्ट्रॉल है, हम फास्ट फूड खाते हैं, घर का नहीं खाते। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो एक तरह से वो चर्बी की तरह नसों को ब्लॉक करता है, उसमें जम जाती है, उससे हार्ट अटैक भी होता है, ब्रेन अटैक भी होता है। ठीक है, स्मोकिंग एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। सो हार्ट डिजीज़ प्लस शुगर का कंट्रोल ना होना, कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल ना होना, बीपी का कंट्रोल ना होना, ये सब हमारे रिस्क फैक्टर्स में आते हैं स्ट्रोक के। सर, डिस्प्रिन और एस्प्रिन की भी अगर बात की जाए, उसको भी लेकर काफ़ी लोगों में है कि ये खून पतला करती है, इसको लिया जा सकता है अगर किसी को स्ट्रोक हुआ है। क्या सही है बोले? ये सही था आज से 40 साल पहले, जब कोई ट्रीटमेंट नहीं था तो मेडिकल साइंस कहती थी ट्रीटमेंट कोई नहीं है, इसको दे दो शायद कुछ हो जाए। आज की डेट में अगर पेशेंट को स्ट्रोक है तो पहले 3-4 दिन एस्प्रिन या डिस्प्रिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड का मतलब होता है कि डॉक्टर मना करते हैं देने के लिए। एक बार स्ट्रोक होके रुक गया, पेशेंट रिकवरी की तरफ चला गया, तब दोबारा स्ट्रोक ना हो उसके लिए उसमें एस्प्रिन का रोल है। जो स्ट्रोक हो गया, जो क्लॉट दिमाग में बन गया, एस्प्रिन उस पर कोई असर नहीं करता।
एस्पिरिन का सिर्फ एक ही रोल है कि दोबारा क्लॉट ना बने। सर आपने बात की कि इसकी जो कॉजेज़ आपने बताएगा, किसी कोई हार्ट पेशेंट है या किसी को कोई डायबिटिक है, अगर फॉर एग्जांपल मुझे नहीं पता कि मुझे कोई हार्ट की डिजीज़ है या मैं डायबिटिक हूँ, क्या उस केस में भी ये होता है कि स्ट्रोक, डायरेक्ट स्ट्रोक हो? और बिल्कुल होता है, बिकॉज हर एक बीमारी का लक्षण जब भी आएगा ये फर्स्ट टाइम ही आएगा ना। सो आपको पहले तो पता नहीं होगा कि हार्ट डिजीज़ है। तो बहुत टाइम ऐसा होता है पेशेंट स्ट्रोक के साथ हमारे पास आता है, हम स्ट्रोक को ट्रीट करते हैं, फिर जब स्ट्रोक ट्रीट करके कारणों की जांच करते हैं तब हमें दिखता है कि हार्ट में दिक्कत है, या यहाँ पे ब्लॉकेज है, या कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है, या शुगर जो है 400 पे पहुंची हुई है। सो ऐसा होता है कि स्ट्रोक प्रेजेंटिंग सिम्टम बनता है कि पेशेंट बिल्कुल उसको कोई आइडिया नहीं है, स्ट्रोक के साथ हमारे पास आया, उसके बाद हार्ट डिजीज़ का पता चला, कोलेस्ट्रॉल का पता चला, पर हम उस सिचुएशन में पहुंचे ही क्यों? तो बेटर ये है ना कि हम किसी इस मेजर इलनेस तक पहुंचे ही नहीं। उसके लिए ज़रूरी है कि जब आप एक बार 40 या 45 प्लस हो जाते हैं, आप मे बी साल में 2 बार 6 महीने के गैप पे आप अपना ब्लड टेस्ट करवा लें, एक बार रूटीन ईसीजी ब्लड प्रेशर चेक करवा लें। तो बहुत सारी चीज़ें हम उसी स्टेज पर डिटेक्ट कर सकते हैं, और ये सब कुछ मेजर चीज़ हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक होने से, स्ट्रोक होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आपने एक 80 साल की एक बुज़ुर्ग महिला का सर्जरी की है, वो किस टेक्निक से हुई है, क्या वो सफल है? ये जो महिला थी हमारे पास 3-4 वीक्स पहले आई थी फोर्टिस के इमरजेंसी में। इनका एक तरफ पैरालाइज था और बोल नहीं पा रही थी, तो इनके बच्चे लेके आए थे, इनकी डॉटर लेके आई थी। जब वो आई 8 घंटे हो गए थे, तो 8 घंटे में हम टीका नहीं दे सकते, 4 घंटे 4.5 घंटे के बाद। तो हमने जिस पद्धति से इनका इलाज किया उसे मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी बोलते हैं। तो इसमें हम यहाँ पे बाजू में या लेग में एक छोटा सा छेद करके दिमाग के अंदर चले जाते हैं कुछ डिवाइसेस से, और जहाँ पे भी ब्लॉकेज है, क्लॉट है, उसको फिजिकली रिमूव कर सकते हैं। तो ये इलाज मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी इस पेशेंट में किया गया। इसमें एक और ब्लॉकेज थी, यहाँ पे नेक में भी ब्लॉकेज थी थोड़ी सी, उसको हमने एंजियोप्लास्टी से ट्रीट किया, गुब्बारे से उस नस को खोल के। ये पेशेंट का रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा था, जबकि 80 प्लस थी महिला, पर विद इन 4-5 डेज़ वो बोलने लगी, हाथ पाँव चलने लगे और चल के घर गई। और अभी कल ही वो फॉलोअप में, जैसे हम बुलाते हैं 10 दिन के बाद फॉलोअप पे आई थी, तो शी इज़ डूइंग वेरी वेल। मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी एक रेवोल्यूशनरी ट्रीटमेंट है, जिसको एक फिजिकली क्लॉट निकाल सकते हैं, दूसरा 24 घंटे तक कर सकते हैं। तो मरीज़ अगर 8-10 घंटे के बाद भी आता है हमारे पास, तो भी हम उसे इलाज दे सकते हैं। सर ऑन एन एवरेज एक साल में कितने मरीज़ आते हैं, या एक महीने की बात की जाए फॉर एग्जांपल, तो ऑन एन एवरेज अगर पंजाब के कंसर्न की बात कीजिए, क्योंकि पंजाब में ऑलरेडी कैंसर काफ़ी ज़्यादा वो है पानी की वजह से, क्या पंजाब में जो रेशियो है बाकी स्टेट से ज़्यादा है क्या इसको? नहीं, ऐसा कोई हमारे पास डेटा नहीं है जिसमें हम बोलें कि पंजाब में स्ट्रोक ज़्यादा होता है, बाकी जगह कम होता है। ओवरऑल अगर हम अपनी कंट्री की बात करते हैं, तो एम्स न्यू दिल्ली की रिसर्च है जो कहती है कि हर 10 मिनट में एक व्यक्ति को स्ट्रोक होता है हमारी कंट्री में। ठीक है, तो अगर आप वो एवरेज भी पकड़ के चलें तो भी बहुत बड़ा नंबर है ये, राइट। और वर्ल्ड स्ट्रोक एसोसिएशन कहती है हर 4 व्यक्ति में से एक व्यक्ति को स्ट्रोक का रिस्क है। मतलब 25% ऑफ आवर पॉपुलेशन, वर्ल्ड की पॉपुलेशन स्ट्रोक के रिस्क पे है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। क्यों हम इस पे बात नहीं करते? क्योंकि सारा हमारा एम्फोसिस है वो हार्ट अटैक और कैंसर पे है ना। अदरंग को हम मानते हैं कि ये तो पैरालिसिस है जी, भगवान ने कर दिया, अब तो कुछ हो नहीं सकता, पर अब ये ट्रीटेबल है। तो आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप उसको डिटेक्ट कर लेते हैं लकवे को और टाइमली पहुँच जाते हैं हॉस्पिटल, टाइम का मतलब लेस देन 24 आवर्स में, तो हम इसको ट्रीटमेंट का पेशेंट को ऑप्शन दिया जा सकता है। सर एक आखिरी सवाल, हमारे दर्शकों को कुछ आप सलाह देना चाहेंगे कि अगर किसी को अगर ऐसी कोई सिम्टम्स हैं तो वो कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, कैसे वो अपना इलाज शुरू कर सकते हैं? देखिए, सिम्टम्स अगर आ गए हैं फिर तो हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा, फिर उसका कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। लेकिन बचाव के लिए कुछ ऑप्शंस हैं। क्या ऑप्शंस हैं? हम एक एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करें, एटलीस्ट 7 में से 5 दिन ब्रिस्क वॉक करें, चाहे 20 मिनट करें पर रेगुलरली करें। अपना बीपी को इंटरमिटेंटली चेक कराते रहें, और अगर बढ़ा हुआ है तो उसके लिए मेडिसिन लें। शुगर चेक कराएं बीच बीच में, ऐसा नहीं रोज़ चेक करनी है, 6 महीने में एक बार करा लें, 3 महीने में एक बार करा लें। लेकिन अगर बढ़ी हुई है तो लाइफस्टाइल चेंज करें, साथ ही में डॉक्टर को कंसल्ट करके अगर मेडिसिन की ज़रूरत है वो लें। स्ट्रेस को मैनेज करें। ये सब चीज़ें डायरेक्टली इनडायरेक्टली, स्ट्रेस भी उसमें एक रोल प्ले करता है। स्ट्रेस ख़त्म तो नहीं कर सकते, हमारा लाइफस्टाइल आज की डेट में ऐसा है, पर उसको मैनेज हम कर सकते हैं मल्टीपल वेज से, मेडिटेशन से, म्यूज़िक से। स्मोकिंग ज़ीरो, अल्कोहल ज़ीरो। पहले ये भी धारणा थी कि अल्कोहल अगर हम रोज़ थोड़ा मात्रा में लें तो वो हार्ट के लिए बेनिफिशियल है या ब्रेन के लिए है,
पर जो नया WHO के गाइडलाइंस हैं लास्ट ईयर ही रिलीज़ हुई, एनी अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज़ हार्मफुल। सो वो जो चीज़ पहले थी मेडिकल हमारी टर्मिनोलॉजी में भी थी कि थोड़ा सा अल्कोहल वाइन हेल्प करती है, वो अब चेंज हो गई हैं गाइडलाइंस, एनी अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज़ हार्मफुल। तो अगर हम ये चीज़ों का ध्यान रखें अपने लाइफस्टाइल में, एक्टिव रहें लाइफस्टाइल में, तो स्ट्रोक से बचा जा सकता है। बहुत शुक्रिया। सो बिल्कुल ये थे डॉक्टर विवेक गुप्ता जो कि बता रहे थे कि स्ट्रोक अगर हो जाए तो उसको कैसे जो है मैनेज किया जा सकता है, कैसे उससे बचा जा सकता है। हालांकि इसका बचने का इकलौता एक जो ज़रिया है वो सिर्फ डॉक्टर से कंसल्टेशन ही है, क्योंकि आजकल एक लोगों में एक धारणा बनी हुई है कि अगर अफ़ीम कुछ ले ली तो अफ़ीम से हम इसका बचाव जो है शुरुआती वक्त में कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ जगह पर कुछ ऐसे इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं जिससे कहा जाता है कि अधरंग की बीमारी से बचा जा सकता है, लेकिन उसको लेकर जो डॉक्टर्स ने जो अपनी थेरेपी बताई है और साथ साथ बताया है कि अब जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जो पूरा एक गाइडलाइंस आई है WHO की, उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर से कंसल्टेशन बेहद ज़रूरी है। और जो इसके कारण हैं उन कारणों के बारे में भी डॉक्टर विवेक गुप्ता ने खुलकर बात की है। वीडियो जर्नलिस्ट कुलजिंदर सूद के साथ अंकुश महाजन, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।